बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने उसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस और पावर रिलेशंस के बारे में जो डिस्कशन की। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली ये देखना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करने के लिए हम प्रैक्टिकली किस तरह का जो सर्किट है वो इस्तेमाल करते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए बेसिकली दो तरह के सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। एक मेथड को कहा जाता है एम्पलीफायर मॉड्यूलेशन और दूसरे मेथड को ऑसिलेटर मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब ये दोनों मेथड जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी ये दोनों स्कीम्स जो हैं एक्चुअली में एक दूसरे से क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। इसमें सर्किट डायग्राम का जो है वो डिफरेंस होता है, लेकिन जो ज़्यादा आसानी से इम्प्लीमेंट होने वाला सर्किट है वो है एम्पलीफायर मॉड्यूलेटर, जिसमें हम बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ किसी भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेट करके जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें जो एम्पलीफायर मॉड्यूलेशन है नहायत ही आसान तरीक़ाकार कि एक कैरियर जनरेटर। अब कैरियर का क्या मतलब था? कैरियर का मतलब था एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो हमने साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स वाले जो सर्किट्स थे उसमें पढ़ा कि बहुत सारे सर्किट्स हैं जिनके ज़रिए आप हाई फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी जो है वो ऑसिलेटर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो प्रिसाइज ऑसिलेटर था वो था क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। तो जब आप क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर इस्तेमाल करते हैं तो वो एग्जैक्ट उसी फ्रिक्वेंसी की, जिस फ्रिक्वेंसी की आपने क्रिस्टल इस्तेमाल की होती है, उस फ्रिक्वेंसी की रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है वो जनरेट करता है। दूसरा ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब लाजमी सी बात है, ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। ये कहाँ से आया होगा? माइक्रोफोन जो है वो कन्वर्ट करता है आपकी साउंड फ्रिक्वेंसी को ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल में, ठीक है। तो इसका मतलब है जो साउंड सिग्नल होगा जो कि बज़ाहिर मैकेनिकल वेव्स हैं, तो वो जब इस माइक्रोफोन से टकराती हैं तो माइक्रोफोन जैसे जो डिवाइसेस होते हैं ना, माइक्रोफोन और इस तरह के जो दूसरे डिवाइसेस होते हैं, इनको कहा जाता है दीज आर ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर का काम ये होता है कि ये एक तरह की एनर्जी को किसी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये समझें साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसलिए ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। अब ये दोनों ही सिग्नल साइमल्टेनियसली आपने किसको प्रोवाइड करने हैं? मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर को। तो ये लो फ्रिक्वेंसी साइनोसाइडल सिग्नल, ये हाई फ्रिक्वेंसी साइनोसाइडल सिग्नल, दोनों ही जो है वो एक ही वक्त में आपने मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर। अब ये मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर क्या है? नाम इसका मॉड्यूलेटिंग है क्योंकि इसने दोनों फ्रिक्वेंसीज़ को मिक्स करना है। एम्पलीफायर का मतलब वही है कि जो लो एम्पलीट्यूड को हाई एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करता है, और ये एक लीनियर एम्पलीफायर होगा। जैसे हम पढ़ चुके हैं, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, कॉमन बेस एम्पलीफायर है या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। उनमें से कोई सी भी कन्फिग्रेशन हो सकती है, लेकिन जनरली ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो कन्फिग्रेशन है वो कॉमन एमीटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज गेन और बहुत ज़्यादा पावर गेन जो है, करंट गेन और पावर गेन प्रोवाइड कर सकती है। तो एक तरीक़ाकार ये, और हमने यही तरीक़ाकार यानी एम्पलीफायर मॉड्यूलेशन वाला तरीक़ाकार ही इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीक़ाकार, उसमें क्या होता है? ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, ये वही माइक्रोफोन में आप बोल रहे हैं तो ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है वो इधर आ रहा है। सबसे पहले ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है। इस ऑडियो एम्पलीफायर को लेवल एम्पलीफायर भी कहा जाता है। अब लेवल एम्पलीफायर का मतलब है कि एक्चुअली में जब हम बोलते हैं तो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की इंटेंसिटी जो है वो कम होती है। इसका मतलब है कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो हाई एम्पलीट्यूड वाले होंगे और कुछ नोड ऐसे होंगे जिनका एम्पलीट्यूड रिलेटिवली जो है वो लो होगा। तो ये क्या करता है? ये तकरीबन तमाम का लेवल जो है वो क्या कर देता है? सेम कर देता है। यानी जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है उनको बढ़ा देता है, सॉरी कम कर लेता है, और जिनका बहुत ही कम एम्पलीट्यूड होता है उनको बढ़ा देता है। तो एक लेवल पे ले आता है, ठीक है। यानी इसको AGC भी कहा जाता है, यानी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट। तो ये तकरीबन एक लेवल पे ले आता है। नेक्स्ट काम क्या होता है? पावर एम्पलीफायर। अब ये साउंड सिग्नल है, माइक्रोफोन से जो सिग्नल आता है उस सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो तो बहुत ही कम होती है। ऑडियो एम्पलीफायर ने सिर्फ लेवल को मेंटेन कर दिया। तो नेक्स्ट है पावर एम्पलीफायर, जिससे आप पावर को क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं, क्योंकि जब आपने ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट करना है तो बहुत ज़्यादा लार्ज पावर के साथ आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को भेजना है, ट्रांसमिट करना है, क्योंकि उसने थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर दूर जाना है।
तो बहुत ज़्यादा जो है वो अटेन्यूएशन बर्दाश्त करनी है, इसलिए हाई पावर के साथ, हाई एनर्जी के साथ आप इसको यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे। तो ये सिचुएशन तो आपने की अपनी साउंड के साथ, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ, कि एक लेवल एम्पलीफायर से लेवल किया और पावर एम्पलीफायर से आपने बूस्ट किया सिग्नल को, क्या आपने सिग्नल की एनर्जी को इंक्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट है कैरियर। ये कैरियर वेव जनरेट हुई, जो कि उसी तरह से आपने एक ऑसिलेटर से जो है वो जनरेट करवानी है। उसके आगे आपने एक एम्पलीफायर लगाया, इसका नाम है बफर एम्पलीफायर। अब बफर एम्पलीफायर का भी यही काम है। बफर एम्पलीफायर जो होता है ना, एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जिसका वोल्टेज गेन यूनिटी यानी तकरीबन 1 होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो इस एम्पलीफायर लगाने का क्या यानी जो है मकसद है। एक्चुअली में बफर एम्पलीफायर क्या काम करता है कि ये जो हमारा ऑसिलेटर जो भी कैरियर जनरेट करता है, कैरियर की आउटपुट जनरेट, तो ऑसिलेटर की आउटपुट आपने किसको देनी है, इस एम्पलीफायर को देनी है। ठीक है, अब इस एम्पलीफायर की जो इनपुट इम्पीडेंस है और इस ऑसिलेटर की जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो आपस में क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, जिसको इम्पीडेंस मैचिंग कहा जाता है। जहाँ पर भी इम्पीडेंस मैचिंग होती है वहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती है। इसका मतलब है कैरियर जिसने भी जनरेट किया, जिस सर्किट ने, उसकी आउटपुट जो इम्पीडेंस है और इस रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट एम्पलीफायर की जो इनपुट इम्पीडेंस है वो मैच करनी चाहिए। वो जो मैचिंग है वो किसके थ्रू की जाती है, बफर एम्पलीफायर के ज़रिए। ये जो बफर एम्पलीफायर है ये वोल्टेज को ना बढ़ाता है ना कम करता है, वोल्टेज लेवल को मेंटेन रखता है। लेकिन ये क्या करता है कि ये जिधर से, यानी जो इसके इनपुट पे सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल की, वो सिग्नल किसी न किसी सर्किट की आउटपुट होती है, उस सर्किट की जो आउटपुट इम्पीडेंस है उसको इस सर्किट की इनपुट इम्पीडेंस के साथ क्या करवा देता है, मैच करवा देता है। तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि कैरियर की मैक्सिमम पावर जो है वो इस एम्पलीफायर को जो है वो एज एन इनपुट मिले। अब ये दो इनपुट्स मिल रही हैं, यानी एक ऑडियो सिग्नल जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल ये आपको यहाँ पर जो है वो मिल रहा है, ये भी मैक्सिमम पावर इधर ट्रांसमिट कर रहा है, इधर भी आपने बूस्ट अप करके सिग्नल जो है वो इधर प्रोवाइड किया है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा कुछ इस तरह का, यानी इस टाइप का। ये एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो एंटीना है, इस तरह के जो एंटीना होता है इसको कहा जाता है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। तो ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि जो तमाम सिमतों में क्या करे, इक्वली जो है वो पावर को जो है वो ट्रांसमिट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, उसको ओमनी डायरेक्शनल एंटीना कहा जाता है। तो इस एंटीना के ज़रिए इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो ये तो बेसिक जो है ब्लॉक डायग्राम थी इन दोनों कन्फिग्रेशन की। लेकिन आज हम जो है वो क्या करते हैं, एम्पलीफायर मॉड्यूलेटर को जो है वो स्टडी करते हैं कि उसकी सर्किट डायग्राम कैसी होगी, और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि वो सर्किट वर्क कैसे करता है, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरह से जो है वो मॉड्यूलेशन हो रही है। अब हम देखते हैं कि एम्पलीफायर मॉड्यूलेटर जो है वो किस तरह का होता है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर वाली कन्फिग्रेशन हमने इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो है वो हमने करनी है, जो कि आप देखेंगे कि फाइनली हमारे सर्किट को जो है वो क्या करेंगे, ज़्यादा एफिशिएंट बना देंगी। नंबर 1, हमने ये एमीटर रेजिस्टेंस लगा दिया। एमीटर रेजिस्टेंस क्या करता है, क्यू पॉइंट को स्टेबल रखता है, यानी हमारे ट्रांजिस्टर को ना तो सैचुरेशन की तरफ जाने देता है, ना ही जो है वो कट ऑफ की तरफ आने देता है, एक्टिव रीजन में रखता है, यानी हर वक्त ट्रांजिस्टर को क्या रखता है, ऑन रखता है। लेकिन साथ हम ये एक बाईपास कैपेसिटर भी लगाते हैं एमीटर के साथ। तो ये जो बाईपास कैपेसिटर होता है इसका क्या काम है, इस बाईपास कैपेसिटर का इतना काम है कि ये एमीटर को ग्राउंड करता है एसी के लिए, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो आपको पता है एसी को पास करते हैं, डीसी को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, इसलिए इसको बाईपास कैपेसिटर कहा जाता है, क्योंकि इसने जो एसी सिग्नल होता है उसको डायरेक्ट एमीटर से क्या करना होता है, ग्राउंड तक पहुंचाना होता है, बजाय इसके कि वो एसी सिग्नल ये आर ई में से जो है वो गुजरे। दूसरे नंबर पे हम हमेशा जो है वो वोल्टेज डिवाइडर बाइस की तारीफ़ करते आए हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बाइस जो है वो एक नहायत ही स्टेबल बाइसिंग टेक्निक है, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से जो हमारा क्यू पॉइंट होता है उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है वो नहीं आती। तो ये हमारे पास R1 और R2 लगे हुए हैं।
जो वोल्टेज डिवाइडेड बाय, यानी ये जो R2 के क्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा एक्चुअली में ये बेस तक पहुंच रहा है और ये बेस एमिटर जंक्शन को क्या करेगा, फॉरवर्ड बाइस करने के काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनपुट सिग्नल देते हैं बेस के ऊपर। इनपुट सिग्नल से पहले एक कैपेसिटर जो है वो लगा देते हैं, यानी यहाँ पर कौन सा सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा है, वही लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। यानी एक्चुअली में यहाँ पर एक माइक लगा हुआ होगा और माइक में हम बोल रहे हैं तो माइक उस हमारी मैकेनिकल एनर्जी को, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वो यहाँ पर दे रहे हैं। ये जो C1 है इसको कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है, यानी ये समझे माइक की आउटपुट को इस एम्पलीफायर की इनपुट तक जो है वो पहुँचा रहा है। ठीक है, तो ये कपलिंग के लिए काम आ रहा है कि एक सर्किट की आउटपुट को नेक्स्ट सर्किट की इनपुट तक पहुँचा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके साथ एक कैपेसिटर जो है वो लगा देते हैं। ये जो कैपेसिटर है C2, इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें माइक में आप बोल रहे हैं, वो तो आपकी ओरिजिनल साउंड है जिसको आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, कहीं और से कोई सिग्नल आके इस इनपुट टर्मिनल के ऊपर जो है वो अगर टकराता है तो वो हमारी जो सिग्नल है, जो हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, जो कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, उसको क्या करेगा, उस सिग्नल को इंटरफेयर करेगा, उसमें इंटरफेरेंस पैदा करेगा और उसमें डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो कैपेसिटर आपने C2 लगाया हुआ है ये भी बाईपास का काम कर रहा है, यानी जैसे यहाँ पर हमने ये C3 लगाया ना, ये भी बाईपासिंग का काम कर रहा है। ये C2 भी बाईपास का काम कर रहा है कि अगर बेस के ऊपर कोई और सिग्नल किसी भी वजह से पिकअप हो गया है, वो हमारी ओरिजिनल साउंड में इंटरफेरेंस पैदा ना करे। तो ये आपने एक कैपेसिटर लगाया। आप जानते हैं जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है XC, वो बराबर होती है 1/ωc। और इसका मतलब ये है कि जैसे ही फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, यानी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा, तो कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस इतनी कम होगी कि ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो AC सिग्नल होगा वो इस कैपेसिटर के ज़रिए ग्राउंड हो जाएगा, यानी इस टर्मिनल तक जो है वो चला जाएगा। तो इसका मतलब है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को बाईपास करने के लिए, यानी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ख़त्म करने के लिए जो है वो हमने ये वाला कैपेसिटर इस्तेमाल किया है। अब कैरियर कहाँ से आएगा, देखें आपने ये कहा कि एम्पलीफायर की इनपुट्स के ऊपर ही हमने क्या करना है, हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी प्रोवाइड करना है, कैरियर सिग्नल भी है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो आ गया है इस कैपेसिटर के ज़रिए, कपलिंग कैपेसिटर के ज़रिए। इसको कहते हैं कैपेसिटिवली कपल्ड इनपुट, के कैपेसिटर के ज़रिए आप इनपुट को कपल कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस के ऊपर ही, क्योंकि ऑब्वियसली इनपुट तो बेस ही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे और उस ट्रांसफार्मर के ज़रिए जो हमारा कैरियर सिग्नल होगा, उस कैरियर सिग्नल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहुँचा देंगे। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का नाम जस्ट लाइक हम देते हैं T1। इस ट्रांसफार्मर की ये जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल के ऊपर क्या चीज़ हमने अप्लाई की है, यहाँ पर हमने कैरियर वेव अप्लाई की है। अब वो जो कैरियर वेव है वो कहाँ से आ रही होगी, ऑब्वियसली वही क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर की क्या है, आउटपुट है। तो वो जो क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर की आउटपुट है वो यहाँ पर इन दो टर्मिनल के साथ अप्लाई कर देंगे। और फिर वो, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम कौन सी कपलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपेसिटिव कपलिंग। यहाँ पर कौन सी कपलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडक्टिव कपलिंग। तो दोनों तरह की कपलिंग जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है सर्किट में। अब नेक्स्ट आउटपुट हमेशा कहाँ से ली जाती है, कॉमन एमीटर सर्किट में कलेक्टर से ली जाती है। तो यहाँ से हमने जो है वो क्या करनी है, आउटपुट जो है वो लेनी है। अब आउटपुट कैसे लेंगे, आउटपुट ली जाती है एक ट्यून्ड सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट का मतलब ये होता है कि एक पैरेलल LC सर्किट होता है। ये जो पैरेलल LC सर्किट है, इस पैरेलल LC सर्किट में ये जो हम इंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स सपोज इसकी इंडक्टेंस को मैं L1 कह देता हूँ, और ये जो कैपेसिटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी कैपेसिटेंस को मैं कह देता हूँ C4। ठीक है, और इसको हम जो है वो कनेक्ट कर देते हैं हमारी पावर सप्लाई के साथ, जो कि VCC है। इसका मतलब ये होगा कि ये कलेक्टर टर्मिनल पे अब आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अब आउटपुट वोल्टेज तो AC सिग्नल है,
क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग का मतलब है एम्पलीट्यूड में जो है वो वेरिएशन आ रही है, तो इसका मतलब है वो एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है, एसी सिग्नल है। ये जो डीसी बैटरी होती है, डीसी बैटरी एसी के लिए हमेशा ग्राउंड समझी जाती है, ठीक है। जो डीसी बैटरी होगी वो एसी वोल्टेज के लिए ग्राउंड होगी, क्योंकि ये कोई एसी वोल्टेज तो डेवलप नहीं कर सकती अपने क्रॉस, ये तो सिर्फ डीसी वोल्टेज डेवलप कर रही है। इसका मतलब है कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान जो वोल्टेज आ रहा है, अब यही हमारा आउटपुट वोल्टेज है और इसी को हमने ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसमिटिंग एंटीना चाहिए। ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या चीज़ होती है? एक कॉइल ही होती है जिसकी एक साइड को आप रेफरेंस या ग्राउंड कर देते हैं और दूसरी साइड को आप जो है वो एंटीना के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास ट्रांसमिटिंग एंटीना आ गया, ठीक है। इसको आप बेशक L2 कह दें। तो ये भी समझिए एक ट्रांसफार्मर ही है, इसको ट्रांसफार्मर T2 जो है वो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन बन गई। अब सिचुएशन जो है वो हम उसको थोड़ा सा जो है वो डीपली स्टडी करते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले ये डीसी सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, तो बेस पे आने वाला जो डीसी वोल्टेज है वो बेस वोल्टेज के बेस के ऊपर एक करंट जो है वो पैदा करेगा जो कि हमारा डीसी करंट है। इसी तरह कलेक्टर में भी एक करंट होगा जिसको कलेक्टर करंट कहा जाएगा, लेकिन ये डीसी करंट है। मैं कैपिटल C, कैपिटल B या कैपिटल E इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डीसी करंट्स के लिए है। अब आपने बेस के ऊपर एक और सिग्नल अप्लाई किया, वो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो ये क्या काम करेगा? हमारे इस बेस सिग्नल में तब्दीली पैदा करेगा। जब ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो उस वक्त जो है वो क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव तब्दीली आएगी, और जब यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल आएगा तो उस वक्त नेगेटिव तब्दीली आएगी। खैर इसमें जो है वो क्या होगा, IB में एक चेंज पैदा होगी, उसको हम कह देंगे डेल्टा IB। अब ये वाली चेंज किस वजह से पैदा हुई है? ये है AF सिग्नल की वजह से। अब यही सिग्नल जब आगे यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की कॉइल के थ्रू पास करेगा, इस ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है यहाँ पर एक और वोल्टेज इंड्यूस्ड है, EMF इंड्यूस्ड है, वो है कैरियर फ्रिक्वेंसी वाला EMF इंड्यूस्ड। इसका मतलब है यहाँ पर एक और करंट है जो कि हमारे बेस करंट में क्या कर रहा है? तब्दीली पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है हमारा बेस करंट जो है वो था कांस्टेंट और वो था IB, यानी एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। दो सिग्नल्स ने, एक ने कैपेसिटिवली उसमें करंट की वेरिएशन पैदा की और एक ने इंडक्टिवली, कैरियर वेव ने इंडक्टिवली उसमें क्या की? करंट की फ्लक्चुएशन पैदा की। तो इसका मतलब है इसमें दो तरह की फ्लक्चुएशन जो है वो पैदा हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस ट्रांसमीटर, ये जो एम्पलीफायर है, इसकी इनपुट के ऊपर अब हमारे पास एक्चुअली में एक मिक्स्ड सिग्नल है, यानी डीसी सिग्नल भी मौजूद है और दो तरह के एसी सिग्नल्स मौजूद हैं। इसने क्या करना है? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या काम करता है? ऑब्वियसली एम्पलीफाई करता है, क्योंकि ये जो कलेक्टर करंट पैदा करता है IC, वो किसके बराबर होता है? वो होता है बीटा टाइम्स IB। अब मैं यहाँ पर I स्मॉल सी लिख रहा हूँ क्योंकि अब हम AC करंट की बात करेंगे। I स्मॉल भी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी बेस पे आने वाला जो AC करंट है उसकी बात हो रही है। और जब IB जो है वो बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, जब IB कम होगा तो उस वक़्त IC में भी क्या होगी? कमी पैदा होगी। इसका मतलब है IB में एक स्मॉल चेंज IC में एक बहुत बड़ी चेंज के तौर पे अपीयर होगा, क्योंकि बीटा की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हंड्रेड्स में जो है वो आजकल होता है। और जैसे ही कलेक्टर करंट में फ्लक्चुएशन पैदा होती हैं तो उस वक़्त किस चीज़ में फ्लक्चुएशन पैदा होती हैं? कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में। तो जब कलेक्टर की करंट की फ्लक्चुएशन लार्ज होंगी तो कलेक्टर मीटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वहाँ पर भी लार्ज फ्लक्चुएशन पैदा होंगी, ठीक है। और आप इसका गेन जो है वो क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं इस एम्पलीफायर का। अब आउटपुट पे हमने रजिस्टर लगाने की बजाय LC सर्किट क्यों इस्तेमाल किया? ये जो LC सर्किट है ये ट्यूनिंग के काम आता है। ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग के काम आता है। इसका मतलब है कि ये इस ट्रांजिस्टर को इंश्योर करेगा कि ये ट्रांजिस्टर सिर्फ उसी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो है वो क्या करे? एम्पलीफाई करे, जिसकी फ्रिक्वेंसी इस LC सर्किट की फ्रिक्वेंसी के क्या है? इक्वल है। तो इस LC सर्किट की जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो किसके बराबर है? वो है 1/2 पाई L1 C4।
आपने क्या करना है, L1 और C4 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि इनकी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आए वो एग्जैक्टली किसके बराबर आए, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी यानी हमारी कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी के बराबर आए। तो अगर कैरियर वेव जो है फर्ज करें वो है 600 किलोहर्ट्ज़ की, तो ये यहाँ पर ये जो L1 और C4 की वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करें कि उसका आंसर भी क्या आए, 600 किलोहर्ट्ज़ के इक्वल आए। तो इसका मतलब है कि ये ट्यूनिंग के काम आ रहा है, और ट्यूनिंग जो है वो एक्चुअली में किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग। फ्रीक्वेंसी मैचिंग का मतलब है कि जो हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी इनपुट पे दे रहे हैं और इस सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मैच कर जाएंगे, और उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन होगी, और हमारा जो मैक्सिमम AC EMF है वो इंड्यूस होगा L1 के अक्रॉस, और वही कपलिंग के ज़रिए L2 के अक्रॉस उतनी ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इंड्यूस होगा, और इस एंटीना के ज़रिए आप उसको क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। तो ये एंटीना के ज़रिए इस तरह से सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पावर बढ़ा दें तो लाजमी सी बात है आपको यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो एक पावर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी जो बहुत लार्ज पावर को क्या कर सके, हैंडल कर सके। और यहाँ पर आपको एक बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है या पावर सप्लाई का सोर्स है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है एम्पलीफायर मॉड्यूलेटर है उसका सर्किट है, और जब यहाँ से वेव ट्रांसमिट हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है उसकी इंटेंसिटी आपको पता है कि जैसे जैसे वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसकी इंटेंसिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो इसका मतलब है जब वो किसी रिसीविंग एंटीना से टकराएगी तो उस वक्त उसका एम्पलीट्यूड जो है वो काफ़ी कम हो चुका होगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप अगर अपने मोबाइल के ऊपर सिग्नल देखें तो वो उस सिग्नल की जो पावर होती है बहुत ही कम हो चुकी होती है। आप अगर उसको देखें तो वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई दे रहा होता है, -80 dB। तो इसका मतलब है कि उसकी पावर जो है वो तकरीबन 10,000 गुना जो है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो इस तरह से जो है वो पावर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी होती है। तो जब आपने रिसीवर करना होता है तो रिसीवर एंटीना के साथ ही एक एम्पलीफायर भी लगा होना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।